आप सभी को मेरा नमस्कार। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 4th आर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वो सबसे पुराना व्यापार है इंसान का। शुरुआत में इंसान खाने के लिए फल फूल पत्तियाँ ये सब करता था, शिकार करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया ह्यूमन बीइंग इंसान जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगी, तो यहाँ पर फसल की ज़रूरत पड़ने लगी, खाने की ज़रूरत जो है वो बढ़ने लगी थी। इसी तरह से इंसान ने जो है वो खेती करनी शुरू की, खेती का व्यापार करना शुरू किया। जैसे जैसे समय बीता एग्रीकल्चर के जो मेथड है इसमें भी इम्प्रूव हुए। पहले खेती जो है वो हाथों से की जाती थी, अब मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। एग्रीकल्चर में सिर्फ हमारा फसल उगाना ही नहीं आता, बल्कि पशुपालन करना, इंडस्ट्रीज चलाना, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, हनी बी, पिसीकल्चर, फ्लोर मिल, फ्लोरिकल्चर, इन सब को भी एग्रीकल्चर के अंडर इंक्लूड किया जाता है। और बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारे एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट, रिलीफ, भी वहाँ की जलवायु कैसी है, किस तरह का मौसम है, किस तरह की ज़मीन है, प्लेन है या ढलान है, मिट्टी कैसी है वहाँ की, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, एग्रीकल्चर किस मेथड से किया जा रहा है, मार्केट फैसिलिटी कौन सी है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से हैं। ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं ना वो फेवरेबल हैं और एग्रीकल्चर के लिए डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। फेवरेबल क्लाइमेट के लिए जो एग्रीकल्चर स्टेट है पंजाब, वो बाकी स्टेट से इंडिया में आगे है। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वो अलग अलग तरह की खेती जो है हमारी अलग अलग तरह की होती है। ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरीके की खेती करने से और करने के लिए, और अलग अलग मेथड से करने के लिए। तो डिफरेंट बेसिस हैं, जैसे कि परमानेंट एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, प्राइवेट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव टाइप ऑफ फार्मिंग, कलेक्टिव टाइप ऑफ फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। ये 14 टाइप्स हैं, हम इसके टाइप्स की डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम परमानेंट एग्रीकल्चर की। ये जो एग्रीकल्चर है वो परमानेंटली एक ही जगह पर रहकर की जाती है और सेम पीस ऑफ लैंड, सेम ज़मीन पर की जाती है, खाद और जो और दवाइयाँ वगैरह उनका इस्तेमाल करके। आज के टाइम में जो खेती की जा रही है वो सबसे ज़्यादा परमानेंट खेती ही की जाती है, क्योंकि ये स्टेबल रहती है और इसे स्टेबल एग्रीकल्चर भी कहते हैं। हमारे यहाँ भी देख लो, हम लोग एक ही जगह पर रहते हैं और एक ही ज़मीन का टुकड़ा है जिस पर बार बार खेती करते हैं, तो हमारे यहाँ भी परमानेंट एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट आती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। हिल एरिया में या ओपन फॉरेस्ट में जो ट्राइबल पीपल है, कबीले के लोग होते थे, वो जंगलों को साफ करके खेती करते थे। जब ज़मीन जो अपनी फर्टिलिटी खो देती थी, उपजाऊ क्षमता खो देती थी, तो वो उस जगह को छोड़कर आगे कहीं चले जाते थे खेती करने के लिए। तो लोगों ने अडॉप्ट किया शिफ्टिंग टाइप ऑफ कल्टीवेशन, एक जगह छोड़ी दूसरी शुरू कर ली। इस एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। आज भी बहुत सारी कंट्रीज़ में ये खेती की जाती है। इसके बाद आता है हमारे पास ड्राई फार्मिंग। ये जो एग्रीकल्चर है उन एरियाज़ में की जाती है जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ज़्यादातर इसमें दालें, मक्का, ओट्स ये सब उगाया जाता है। डेजर्ट एरिया में जैसे कि राजस्थान, ड्राई फार्मिंग ही ज़्यादातर की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं वेट फार्मिंग। वेट फार्मिंग जो है वो उन एरियाज़ में की जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, हैवी रेनफॉल हो रही है। और ये एरियाज़ जो हैं वो चावल की खेती के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या फिर साउथ एरिया जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, वो वेट फार्मिंग के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट आता है इंटेंसिव फार्मिंग। जब हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं या इरिगेशन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं और थोड़ी सी ज़मीन से ज़्यादा फसल लेने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी खेती को इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। पंजाब में इसी तरह की खेती की जाती है। उसके बाद आता है एक्सटेंसिव फार्मिंग। जब ज़मीनों का साइज़ बहुत बड़ा होता है और खेती सिर्फ मशीन की हेल्प से ही की जाती है, ऐसी खेती को हम एक्सटेंसिव फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ये जो खेती है वो यूएसए में की जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो फील्ड्स हैं उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। उसके बाद मिक्स फार्मिंग। अलॉन्ग विद ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स,
फसलों के साथ साथ फ्रूट और वेजिटेबल्स को भी लगाना, पशुओं को भी चराना, जब ये 7 काम सारे एक साथ कर रहे हैं तो ऐसी खेती को हम मिक्स टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ कहते हैं या फिर मिक्स फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ये देखो, पशु चराना खेती बाड़ी में एक सबसे बड़ा हमारा काम है। उसके अलावा ये एग्रीकल्चर टाइप्स दिए हुए हैं, कहाँ पर कौन सी खेती की जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है हॉर्टिकल्चर। जब फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स या फूल के बीज वगैरह लगाए जाते हैं नए टेक्निक से, तो उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ये किसानों के लिए काफ़ी बेनिफिट रहती है। नेक्स्ट आती है प्राइवेट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें क्या करते हैं, किसान खुद की ज़मीन होती है, खेती करते हैं अपने ही इक्विपमेंट से, अपने ही जो फर्टिलाइज़र है उनका इस्तेमाल करके, और लैंड को किसान के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो जितनी भी इनकम होती है उस लैंड से वो किसान की ही होती है। इसे प्राइवेट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कोऑपरेटिव टाइप ऑफ फार्मिंग। इस एग्रीकल्चर में कुछ लोग मिलकर एक ज़मीन पर खेती करते हैं, एक संस्था बना लेते हैं, मिलकर खेती करते हैं और सभी किसान जो है इस ज़मीन पर खेती करते हैं। जो फसल होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेच दी जाती है और जो डिसीजन होता है कि फेवरेबल होगा या नहीं वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही लिया जाता है। और जो इससे प्रॉफिट होता है खेती करने से वो सभी मेंबर्स में डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू शेयर ऑफ लैंड, जितनी ज़मीन उनके हिस्से की है उसके अकॉर्डिंग। और ये बेनिफिशियल रहती है छोटे छोटे किसानों के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एनकरेज करती है इस तरह की खेती को। इसके बाद आ जाते हैं कलेक्टिव टाइप ऑफ फार्मिंग। ये जो खेती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है यूएसएसआर में। जो लैंड है वो सरकार की होती है, कुछ हिस्सा इनकम का एग्रीकल्चर का सरकार को दिया जाता है टैक्स के रूप में, बाकी जो इनकम होती है वो किसानों के बीच में बांट दी जाती है। इसके बाद प्लांटेशन फार्मिंग, ये जो एग्रीकल्चर है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट की गई 19वीं सेंचुरी में। ये जो क्रॉप है ये गार्डन की तरह, इसके बाग लगाए जाते हैं बड़े बड़े, लार्ज स्केल पे खेती की जाती है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, कोकोनट, रबड़ प्लांटेशन। ये जो गार्डन्स हैं ये बहुत सालों से ये खेती की जा रही है। इस तरह ये जो खेती होती है काफ़ी इकोनॉमिकल यानी बेनिफिट रहती है हमारे लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सब्सिस्टेंस फार्मिंग। छोटे किसान जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन होती है वो फसलों को उगाते हैं समाज के लिए या अपने बेनिफिट के लिए, और थोड़ा बहुत फसल लगा ली उसे अपने लिए यूज़ कर लिया। उसके अलावा जो फसल थोड़ी बहुत बचती है उसको बेच के जो पैसे मिलते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। ऐसी खेती को सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। इसके बाद आता है कमर्शियल फार्मिंग। इस खेती में जो किसान हैं वो फसलों को लगाते हैं मशीनों का इस्तेमाल करके बहुत बड़े लेवल पर और काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं, और ये जो है बड़े एरिया में की जाती है, इसीलिए इसे एक्सटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग या फिर कमर्शियल फार्मिंग भी कहा जाता है। जो कंट्री जैसे कि यूएसए, कनाडा, ये यहाँ पर ये खेती की जाती है। जो बड़े बड़े किसान हैं इंडिया में वो भी इस खेती को करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। उसके बाद आती है मेजर क्रॉप्स। जो क्रॉप्स अलग अलग फैक्टर पे, जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी, क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं, और जैसे कि अलग कुछ फसलें जो हैं ठंड के समय लगाई जाती हैं, कुछ फसलें गर्मियों के समय लगाई जाती हैं, तो अलग अलग क्लाइमेट इफेक्ट करता है। हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं वो है सीरियल क्रॉप्स, फाइबर, बीवरेज और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स क्रॉप। सीरियल में हमारी जो खाने के लिए हमारे आते हैं जैसे कि राइस, व्हीट, मेज़, जवार, बाजरा, पल्सेस, ऑयल सीड्स। फाइबर क्रॉप्स में जो फाइबर कपड़ा बनाते हैं जैसे धागा बनाना, कॉटन, जूट, हेम्प। बीवरेज यानी पेय पदार्थ जो होते हैं जैसे टी, कॉफ़ी, कोकोआ। वेजिटेबल फ्रूट्स में जैसे एप्पल, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, पीच, या और जो हमारी सब्जियां हैं, फल सब्जियां जिन्हें हम कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन सीरियल क्रॉप्स के बारे में। जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है और यहाँ बहुत ज़रूरी है फूड क्रॉप्स को उगाना लार्ज लेवल पर। लोगों की खाने की ज़रूरत जो है वो तभी पूरी हो पाएगी। इस पर्पज़ के लिए जो एग्रीकल्चर है वो सूटेबल रहता है कंट्री में, और प्रोडक्शन की जाती है फूड क्रॉप्स की। इंडिया में 75% टोटल क्रॉप्स जो है वो सीरियल क्रॉप्स लगाए जाते हैं। मेन सीरियल क्रॉप्स जैसे कि राइस प्रोड्यूस किया जाता है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में। चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, जापान, ये जो है बहुत अच्छी मात्रा में राइस जो है लगाते हैं। चाइना प्रोड्यूस करता है 36% टोटल वर्ल्ड का, और लार्ज क्वांटिटी ऑफ राइस जो है वो इसकी एक वैली घाटी जो है यांगजी कियांग के नाम से जो जानी जाती है वहाँ लगाई जाती है।
और इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो डेल्टा है यहाँ पर चावल लगाया जाता है। और हाई यील्डिंग वैरायटी जो है वो राइस की जापान में लगाई जाती है जिसका नाम है जापानिका। इंडिया का रैंक जो है राइस कल्टीवेशन में वो सेकंड है और फर्स्ट नंबर पर चाइना है। इंडिया लगभग 20% राइस जो है वो प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में। इसके लिए कंडीशन क्या क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल चाहिए 100 to 200 सेंटीमीटर, सॉयल चाहिए एलुवियल सॉयल, क्लेई सॉयल, लॉमी, डेल्टा और ब्लैक सॉयल, बट इरिगेशन भी जो है ज़रूरी है इसके लिए। रिलीफ, इसकी जो लैंड होनी चाहिए समतल होनी चाहिए, लेवल्ड होनी चाहिए ताकि वहाँ पर पानी खड़ा रह सके। चावल की खेती खड़े पानी में ही की जा सकती है। लेबर की बात करें, लार्ज नंबर ऑफ लेबर की रिक्वायरमेंट है क्योंकि जब फसल लगाई जाती है तो वो हाथ के द्वारा ही लगाई जाती है। उसके अलावा मशीनरी का इस्तेमाल भी अब लगातार किया जाता है, बट फिर भी मैन की ज़रूरत है काम करने के लिए। और राइस कल्टीवेशन जो है वो हिली और स्लोप एरिया में सीढ़ी नुमा खेती, सीढ़ी नुमा इस तरह की खेती करके ऐसे लगाया जाता है। उसमें पानी एक बार क्या करते हैं, पहले खेत को जोतते हैं, फिर उसको लेवल करते हैं, उसके अंदर पानी भर के रख देते हैं और जो ये सारा प्रोसेस है उसे कहते हैं पडलिंग, कद्दू करना। जो नर्सरी हैं जहाँ छोटे छोटे प्लांट्स, राइस के प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, उसके बाद यही प्लांट सीधे यहाँ खेतों में बीजे जाते हैं फसल लगाने के लिए। इसके बाद एरिया ऑफ राइस प्रोडक्शन, राइस जो है क्रॉप ऑफ हॉट और ह्यूमिड कंट्रीज़ के लिए है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एशिया में। क्लाइमेट जो है एशिया का सुटेबल है राइस ग्रोइंग के लिए क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है पॉपुलेशन का, राइस की कंजम्पशन भी अच्छी है। राइस इंडिया में मेन खरीफ क्रॉप है। इंडिया में राइस जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, यूपी, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और हरियाणा ये पॉपुलर स्टेट्स हैं राइस उगाने के लिए। इसके बाद देखिए आपको दिया हुआ है जो राइस प्रोड्यूसिंग रीजियंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ये है वीट ग्रोइंग रीजन आपको बताए गए हैं कहाँ कहाँ वीट लगाया जाता है। और ये इंडिया में ऑरेंज कलर वीट के लिए यूज़ किया गया है, ग्रीन राइस के लिए, और पिंक जहाँ पर वीट राइस दोनों लगाए जाते हैं। पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ राइस जो है पंजाब में हाईएस्ट है इंडिया में, प्रोड्यूस अबाउट 2.2% वर्ल्ड का हमारा कंट्री में लगाया जाता है। पंजाब स्टेट जो है वो सेकंड नंबर पर है। इंडिया की बात करें हम, इंडिया में पहले नंबर पर वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस है, उसके बाद पंजाब में, और अमृतसर और लुधियाना ये मेन डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के जहाँ सबसे ज़्यादा राइस लगाया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं वीट पर। वीट एक ऐसी फसल है जो कल्टीवेट की जाती है लो लाइंग एरियाज से लेकर हिलीस एरियाज़ में। रिच कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वीट को एज़ कम्पेयर टू राइस। हम भी देखो चावल कम खाते हैं, रोटी ज़्यादा खाते हैं, तो वीट का हम यूज़ ज़्यादा करते हैं। जो वीट है इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स पाए जाते हैं। वर्ल्ड में दो तरह का वीट पाया जाता है जैसे कि विंटर वीट और स्प्रिंग वीट। इसके लिए टेम्परेचर 10 to 20 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर, रिलीफ एक लेवल्ड अर्थ, एक बिल्कुल लेवल्ड अर्थ या जेंटल स्लोप, हल्की सी स्लोप के साथ, ज़्यादा स्लोप नहीं होनी चाहिए। इसकी सॉइल की बात करें, लोमी, क्लेई, ब्लैक और रेड सॉइल। सीड और फर्टिलाइज़र, अच्छी वैरायटी के सीड्स, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, और लेबर की रिक्वायरमेंट है जब इसकी बिजाई की जाती है या जब इसकी कटाई की जाती है। वीट जो है वो नॉर्मली नवंबर और दिसंबर में लगाया जाता है। इसकी रिक्वायरमेंट है लो टेम्परेचर जब इसे लगाया जाता है और हाई टेम्परेचर जब इसकी कटाई की जाती है। इसे इरिगेशन के साथ साथ बारिश की भी ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम। जब फसल पक जाती है उस टाइम हॉट और ड्राई वेदर कंडीशन चाहिए। एरियाज़ की बात करें, चाइना, रशिया, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी ये मेन वीट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में। इन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन के कम होने के कारण, लैंड के ज़्यादा होने के कारण जो मशीन है उसका इस्तेमाल करके बहुत बड़ी मात्रा में वीट लगाया जाता है। कांसस, डकोटा, मोंटाना, मिनेसोटा, टेक्सास ये जो एरिया है
अराउंड द ग्रेट लेक यूएसए, ऑन्टारियो ब्रिटिश, ये इम्पॉर्टेंट है वीट ग्रोइंग के लिए। इंडिया जो है वो सेकंड पोजीशन पर है वीट प्रोड्यूसिंग के लिए। फ्रॉम द नॉर्थन पार्ट, अगर हम नॉर्थन पार्ट से वीट देखें, वो इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है मेनली यूपी, पंजाब एंड हरियाणा। पूरे इंडिया का 72% जो वीट है वो इन्हीं 3 स्टेट्स में लगाया जाता है। उसके अलावा वीट राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार स्टेट्स में भी लगाया जाता है। ऑलमोस्ट जो पंजाब है वो वीट तभी आया था जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था पंजाब में। अच्छी वैरायटी का सीड्स का इस्तेमाल होने लगा, फर्टिलाइज़र का, इरिगेशन का इस्तेमाल होने लगा, और पंजाब जो है वीट के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद मेज़ यानी मक्का, जो मेज़ प्लांट है वो यूएसए से शुरुआत हुई उसकी। ये एक सीरियल क्रॉप है हमारी कंट्री में। यूरोप में जो प्रोडक्शन है मेज़ की वो कोलंबस ने की थी, वो बीज लेकर आए थे मक्के के अमेरिका से। जो मेज़ है वो यूरोप के बहुत सारे पार्ट में लगाया जाता है। इससे ग्लूकोज, स्टार्च और अल्कोहल प्रिपेयर किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल भी इस फसल से बनाया जाता है। मेज़ क्रॉप का इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए भी किया जाता है। इसके बाद बात करें टेम्परेचर, 18 to 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर। रिलीफ लेवल्ड और जेंटल स्लोप, जैसे कि हमारी राइस की थी। सॉयल एलुवियल सॉयल, रेड सॉयल या डिफरेंट टाइप ऑफ सॉयल जिसमें ये लगाया जा सकता है। मेज़ जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है लो रेनफॉल एरियाज़, मतलब जहाँ पर हमारे पास बारिश कम हो रही होगी। ये क्रॉप जो है इसे बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ सॉइल नहीं चाहिए। जो फ्रॉस्ट इज़ वेरी हार्मफुल, यानी बर्फ़ नहीं जमनी चाहिए या ठंडा मौसम नहीं होना चाहिए ज़्यादा, वो फसल को हार्म कर सकता है। जो क्रॉप है वो प्रोटेक्ट की जाती है बर्ड्स से और वाइल्ड लाइफ एनिमल से। उसके बाद मेज़ प्रोड्यूसिंग एरियाज जो हैं वो है यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ये मेज़ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। यूएसए अकेला 50% टोटल वर्ल्ड का मेज़ लगाता है, प्रोडक्शन करता है इसकी, और इसे एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा ब्राज़ील और अर्जेंटीना भी मेज़ को प्रोड्यूस भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। और यूएसए को कॉर्न बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पिग्स, हॉर्सेस और कैटल्स के लिए मक्के का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर मेज़ प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, और 50% टोटल मेज़ प्रोडक्शन किया जाता है। यूपी, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तो इस तरह से बहुत सारी स्टेट्स हैं अपने इंडिया में जहाँ पर मक्का लगाया जाता है। और जब ज़्यादातर जो है हम सर्दियों के दिनों में साउथ के एरिया में लगाते हैं, क्योंकि इसे जो है वो ठंडा एरिया नहीं चाहिए और साउथ एरिया में जो है फ्रॉस्ट सीज़न नहीं होता। जो सीरियल क्रॉप्स हैं राइस के अलावा, राइस, व्हीट, मेज़ के अलावा अलग अलग पार्ट्स में लगाए जाते हैं। इनमें से मेन है ओट्स, मिलेट, ज्वार, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ओट्स, बाजरा। ये जो है वो ह्यूमन बींग एज वेल एज एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं। जो पल्सेस हैं वो हमारे खाने का एक बड़ा हिस्सा है। उसके अलावा तेल के बीज, सोयाबीन, सनफ्लावर, इसकी भी इम्पोर्टेंस रहती है हमारी ज़िंदगी में। ऑयल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए और बाकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जो कल्टीवेशन है पल्सेस की और ऑयल सीड्स की, इससे काफ़ी अच्छी इनकम होती है हमारे किसानों को। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास फाइबर क्रॉप्स। फाइबर जो है वो मेनली 2 सोर्स से होती है, एनिमल या फिर प्लांट्स। जो कैटेगरी है एनिमल्स, इसमें जो शीप है वो मेन है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ाइबर मिलता है। ये जो फाइबर है वो वूलन कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के से भी हमें फ़ाइबर मिलता है। मोस्टली फ़ाइबर हमें कॉटन और जूट प्लांट से मिलता है। इसके बाद देखिए आपको ये दिया गया है मेज़ ग्रोइंग रीजन। नेक्स्ट कॉटन ग्रोइंग रीजन है ये आपके। जो कॉटन है वो रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जिसे सेक्स, कारपेट्स, रोप्स, क्लोथ्स, ये सब बनाया जाता है, और ये जूट से भी बनाया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन एक इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है जिसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। जो कपड़ा है कॉटन से बना हुआ वो बहुत ही लाइट वेट होता है और बेस्ट क्वालिटी का होता है।
अगर हम इसकी लेंथ के बेस पे बात करें, रेशे के बेस पे बात करें, तो 3 तरह की ये होती है, लॉन्ग स्टेपल कॉटन, मीडियम स्टेपल कॉटन और शॉर्ट स्टेपल कॉटन। जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन है वो कॉस्टली भी होती है और बेस्ट क्वालिटी की होती है। कंडीशंस की बात करें, टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, फॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए, बर्फ़ नहीं गिरनी चाहिए वहाँ पर, रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर होने चाहिए, लेवल और जेंटल स्लोप चाहिए, सॉइल ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल, इसके साथ फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, लेबर चीप और स्किल्ड लेबर चाहिए ताकि कॉटन को पिक किया जा सके। इसे मशीन से नहीं बल्कि जो कॉटन के फूल होते हैं उसे हाथों से ही तोड़ा जाता है। नेक्स्ट, प्लेन कॉटन क्रॉप जो है वो मंथ ऑफ अप्रैल और मई में लगाया जाता है, जिसे दिसंबर शुरू होने से पहले ही कलेक्ट कर लिया जाता है। और उसके अलावा इंडिया के साउथर्न पार्ट में जो कॉटन क्रॉप है वो अक्टूबर से अप्रैल में लगाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोल्ड या फिर फ्रोस्ट कंडीशंस नहीं होती। अच्छी क्वालिटी के बीज और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके कॉटन क्रॉप को बीमारियों से और कीड़ों से दूर रखा जाता है। कॉटन फ्लावर को हाथ से पिक किया जाता है और स्किल्ड लेबर के द्वारा ही काम किया जाता है, और ये काम ज़्यादातर वुमेन्स करती हैं। उसके बाद एरिया ऑफ कॉटन प्रोडक्शन, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, मैक्सिको, इजिप्ट, सूडान, इंडिया, पाकिस्तान, ये मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। यूएसए के बाद चाइना जो है, चाइना इंडिया जो है थर्ड रैंक, सेकंड और थर्ड रैंक प्रोडक्शन है। जैसे यूएसए फर्स्ट नंबर पर है, चाइना सेकंड पर और इंडिया थर्ड नंबर पर। कॉटन प्रोडक्शन जो है यूएसए में वो बहुत पुराने समय से हो रही है, बट धीरे धीरे वहाँ की प्रोडक्शन क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। रशिया और उज़्बेकिस्तान भी कॉटन को प्रोड्यूस करता है। चाइना में जो प्रोडक्शन की जाती है वो कंज्यूम भी की जाती है। और जो हम बात करें जो सबसे ज़्यादा फेमस है लॉन्ग स्टेपल कॉटन, ये इजिप्ट में लगाई जाती है। पंजाब और सिंध स्टेट हैं जो पाकिस्तान के, ये भी जो कॉटन प्रोडक्शन है उसके लिए फेमस है। इंडिया में स्टेट जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है वो कॉटन प्रोडक्शन एरियाज़ हैं। जो हम लास्ट हमने सॉइल पढ़ी थी, तो सॉइल में हमने ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा था। और ये जो है अच्छी क्वालिटी के सीड्स होने चाहिए, लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो है वो प्रोड्यूस की जाए। और जो कॉटन है प्रोड्यूसिंग स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इसमें 60% इंडिया कॉटन जो है वो की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। मेनली ब्लैक सॉइल जो है वो इन्हीं एरियाज़ में पाई जाती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा स्टेट्स प्रोड्यूस करते हैं 25% कॉटन, नांदेड़, अमरावती, महाराष्ट्र, गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस की जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें बठिंडा, फरीदकोट पंजाब में, और संगरूर, ये इंपॉर्टेंट कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है कंट्री के। उसके अलावा इन पंजाब जो बीटी कॉटन सीड हैं वो अच्छी वैरायटी के माने जाते हैं जो अच्छा रिजल्ट देते हैं। और इस कॉटन को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है मालवा रीजन में। सिटीज़ जैसे कि मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, नागपुर, शोलापुर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, ये सब जो एरिया हैं वो टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं जूट की। जूट जो है वो काफ़ी लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं और 10 से 12 फीट की इसकी हाइट होती है। जूट एक सॉफ्ट फाइबर है, उसके जो हाइट है वो काफ़ी हार्ड देखने में होती है, बट एक सॉफ्ट फाइबर है। जूट का कोई भी कंपटीशन नहीं है कि कॉटन के साथ, ना ही किसी और फाइबर के साथ। जूट का इस्तेमाल सैक्स, रोप्स, कारपेट बनाने के लिए किया जाता है। बट जैसे जैसे प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर आ रहा है मार्केट में, जूट का जो प्रोडक्शन है वो रिस्की होती चली जा रही है। इसके लिए जो कंडीशन रिक्वायरमेंट है, जैसे कि टेम्परेचर 24 to 35 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 120 to 150 सेंटीमीटर, लेवल लैंड चाहिए, एलुवियल क्ले और लोमी सॉइल चाहिए, लेबर जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा चाहिए। जो जूट है वो फेब मंथ में लगाई जाती है और अक्टूबर मंथ में इसकी कटाई की जाती है। और शॉर्ट ड्यूरेशन की जूट भी कई वैरायटीज़ पाई जाती हैं। जूट को काटने के बाद इसे खड़े स्टेगनेंट वाटर यानी खड़े पानी में बंडल बनाकर 2-3 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब फाइबर सॉफ्ट हो जाती है तो उन बंडल से फाइबर को सुखा के फाइबर से को अलग कर लिया जाता है और उसकी सफाई वगैरह की जाती है और फिर जूट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। एरिया की बात करें जूट प्रोडक्शन के लिए, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, ब्राज़ील, ये मेन जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में। इसके लिए हॉट और ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट चाहिए जो जूट के लिए चाहिए।
इंडिया जो है, इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग कंट्रीज जूट प्रोडक्शन में। तो ये जो है हमारी लीडिंग कंट्रीज़ हैं। कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर लार्ज स्केल पे की जाती है, मेन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। 4 स्टेट्स इंडिया जिनका नाम है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, ये 99% इंडिया का टोटल जूट प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा यूपी, महाराष्ट्र, केरला, नादिया, मुर्शिदाबाद, इस जगह पर भी जो है जूट लगाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, आपको एक मैप दिया गया है कॉटन और जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ का। जो ऑरेंज कलर है वो कॉटन के लिए है, ग्रीन कलर जूट के लिए है। तो सभी कंडीशन जूट की वो फेवरेबल हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल 80% जूट जो है वो जूट मिल्स में भेजता है, और बहुत ज़्यादा 80% जूट मिल्स भी वेस्ट बंगाल में अवेलेबल हैं। इसके अलावा बीवरेज क्रॉप यानी पेय पदार्थ, बीवरेज क्रॉप में हमारे पास इंक्लूड रहती हैं टी, कॉफ़ी, कोकोआ। वर्ल्ड बीवरेज क्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मॉर्निंग सुबह उठते हैं तो नॉर्मली हैबिट होती है कि सुबह उठे हैं चाय चाहिए तभी हम एक्टिव होंगे। तो चाय में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमें, हमारी बॉडी को एक्साइटेड करते हैं, और इसका इस्तेमाल जो है हॉट और कोल्ड दोनों वेदर में किया जाता है। इसमें मेन दो हमारे पास बीवरेज क्रॉप्स मेन है, टी और कॉफ़ी। पहले हम बात करते हैं टी के बारे में। टी प्लांट जो है वो एक बुश यानी झाड़ियों की तरह है। टी की जो है वो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं। ये माना जाता है इस चाय को पीने की शुरुआत जो है वो चाइना से हुई थी 6th सेंचुरी में, और चाइना और जापान जो है यहाँ से शुरुआत हुई। ब्रिटेन जो है या फिर अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इन्होंने चाय की पीने की शुरुआत 17th सेंचुरी में की थी। शुरुआत में इसको सिर्फ अमीर लोग पीते थे, सिर्फ फ़न के लिए। आज के टाइम में चाय एक कॉमन ड्रिंक बन चुकी है, और दो तरह की होती है, एक ब्लैक टी और दूसरी ग्रीन टी। उसके अलावा और भी वेराइटीज़ जो हैं वो आज के टाइम में पाई जाती हैं। इसकी कंडीशंस की बात करें, टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस है, रेनफॉल 150 to 300 सेंटीमीटर, स्लोपी लैंड चाहिए, लोमी फॉरेस्ट सॉइल चाहिए जिसके अंदर आयरन भी हो और ह्यूमस भी हो, नमी भी बनी हुई हो। लेबर की बात करें, लार्ज नंबर में लेबर चाहिए क्योंकि जो चाय की पत्तियां हैं वो हाथ से तोड़ी जाती हैं। मार्केट की बात करें, डिमांड जो है चाय की वो आज भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद देखिए आपको मैप दिया हुआ है जो टी ग्रोइंग रीजन है। उसके बाद कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन्स दिए गए हैं आपको। जो टी प्लांट्स हैं वो क्लियर्ड स्लोप्स पे लगाई जाती हैं। इसके लिए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है इसके डेवलपमेंट के लिए, और रेनफॉल जो है इसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करती है। रेन वाटर जो है, रेन वाटर शुड ऑल्सो नॉट स्टैंड, भी पानी इनकी जड़ों में नहीं खड़ा होना चाहिए। पौधों को पानी चाहिए पर जड़ों में ना रुके, इसीलिए इसे स्लोपी लैंड पे लगाया जाता है। टी की जो टी प्लांट जो है उसे प्रनिंग चाहिए, यानी कटाई करनी है उसकी टाइम टू टाइम। उसमें जो खराब हैं लीव्स उनको टाइम टू टाइम काट छाट दिया जाता है। इसके बाद टी प्रोड्यूसिंग एरिया की बात करें, चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका, ताइवान, इंडोनेशिया, ये हमारी जो है लार्जर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। और श्रीलंका जो है वहाँ पर भी अच्छी क्वालिटी की चाय होती है। श्रीलंका जो है वो 3rd प्लेस पर है टी प्रोडक्शन के लिए। जापान प्रोड्यूस करता है टी को अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। और उसके अलावा ताइवान, ये अपनी उलूंग टी, एक चाय की टाइप है, उसके लिए जाना जाता है। इंडोनेशिया जो है वो चाय को प्रोड्यूस करता है, और ये जो चाय है एक्सपोर्ट की जाती है नीदरलैंड को। और उसके अलावा बांग्लादेश प्रोड्यूस करता है 2% वर्ल्ड टी। आज के समय में बात करें, जो कंजम्पशन है चाय की इंडिया में वो बिगेस्ट है वर्ल्ड में। हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा चाय लगाता है और सबसे ज़्यादा ही चाय का इस्तेमाल भी करता है। उसके अलावा हमारे इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो चाय लगाती हैं, जो मेन जैसे असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, दार्जिलिंग, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेस्ट बंगाल के जहाँ पर अच्छी क्वालिटी की चाय और अच्छी मात्रा में लगाई जाती है। तमिलनाडु में भी चाय प्रोड्यूस की जाती है नीलगिरी और अनामलाई हिल्स पर। उसके अलावा इंडिया एक्सपोर्ट करता है चाय को रशिया, यूके, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक और बहुत सारी कंट्री में। 2003-04 से इंडिया ने 1637 करोड़ रुपए कमाए थे सिर्फ चाय को एक्सपोर्ट करके। इसके बाद बात करें कॉफ़ी की। कॉफ़ी भी एक बीवरेज है, बीवरेज
है क्रॉप है हमारी। अफ्रीका जो है वो कंसीडर करता है, इसका ओरिजिन जो है यानी इसकी शुरुआत जो है अफ्रीका से हुई। और अफ्रीका में एक कंट्री है, अफ्रीका में एक स्टेट है जैसे कि जिसका नाम है एथियोपिया। यहाँ से कॉफ़ी की शुरुआत हुई थी। कॉफ़ी जो है चाय के कंपैरिजन में कॉस्टली है, महंगी है। कॉफ़ी पाउडर प्रिपेयर किया जाता है, उसको सुखाने के बाद, रोस्टिंग करने के बाद और कॉफ़ी के बीजों को ग्राइंड करने के बाद जो कॉफ़ी है उसके अंदर कैफ़ीन पाया जाता है जो हमारी बॉडी को एक्साइट करता है। कॉफ़ी का इस्तेमाल कोल्ड एज वेल एज हॉट कंट्रीज़ में किया जाता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टाइप है कॉफ़ी के वो हैं अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। ये अच्छी वेराइटीज़ हैं कॉफ़ी की। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट देखिए आपको मैप में दिखाया गया है कि टी कॉफ़ी कहाँ पाई जा रही है। जो रेड कलर है वो टी है, जैसे कि असम हो गया, थोड़ा कर्नाटक हो गया, केरला हो गया। उसके बाद जो केरला है कॉफ़ी के लिए शो कर रहा है। तो ये हमारी टी कॉफ़ी का मैप है। कंडीशंस की बात करें हम कॉफ़ी की, जो टेम्परेचर है वो 15 टू 28 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 100 टू 200 सेंटीमीटर, हिली और स्लोपी लैंड चाहिए इसके लिए। सॉयल की बात करें लोमी और ऐसी सॉयल जो ऑर्गेनिक तत्व जिसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हों, और स्किल्ड लेबर चाहिए इसके लिए। कॉफ़ी सैपलिंग जो है, कॉफ़ी के जो पौधे जो हैं वो नर्सरी में उगाए जाते हैं। 6 से 9 महीने के बाद इन पौधों को खेत में लगाया जाता है। ये प्लांट जो है इसके ऊपर जब बीज आने, फल आने शुरू कर देते हैं वो 3 से 4 साल के बाद आते हैं। एक बार पौधा लगा दिया जाता है तो लगभग उससे 30 सालों तक जो फल हैं वो तोड़े जाते हैं। इसका ध्यान रखा जाता है। कॉफ़ी प्लांट जो है इसे फर्टिलाइज़र्स की चाहिए ज़रूरत पड़ती है, प्रनिंग यानी कटाई की छटाई की ज़रूरत पड़ती है, टाइम टू टाइम इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है और हॉट और सनी वेदर चाहिए इसके बीजों के लिए। इसके बाद कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया की बात करें, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, इथोपिया, इंडिया, ये जो है मेन प्रोड्यूसर हैं कॉफ़ी के। ब्राज़ील अकेला 25% कॉफ़ी जो है वो प्रोड्यूस करता है क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस हैं कॉफ़ी के लिए। ब्राज़ील एक्सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा कॉफ़ी। कोलंबिया सेकंड कंट्री है साउथ अमेरिका आफ्टर ब्राज़ील, जो प्रोड्यूस करता है 15% टोटल वर्ल्ड कॉफ़ी का। जो टेस्ट है या फ्लेवर है कॉफ़ी का वो बेटर है ब्राज़ीलियन कॉफ़ी से। इंडोनेशिया, मैक्सिको, इथियोपिया कंट्रीज़ जो हैं सेंट्रल अमेरिका, ये प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी। इंडिया प्रोड्यूस करता है 2.5% टोटल कॉफ़ी का। ये जो कॉफ़ी लगाई जाती है वो साउथ में ही लगाई जाती है, जैसे कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो ये मेन हमारे स्टेट्स हैं। और कॉफ़ी जो है इंडिया से भी कुछ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट की जाती है, जैसे कि यूके, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और इराक। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इंसान ने जो है एग्रीकल्चर को डेवलप किया, टाइम टू टाइम इसमें व्यापार करना शुरू किया, प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू किया, कल्टीवेशन के अलग अलग मेथड शुरू किए, एग्रीकल्चर की ज़रूरत को समझा, उसे पूरा किया। किसान जो हैं वो आज भी खेतों में इस्तेमाल करते हैं इसका। फसलों को मार्केट में बेचा जाता है, इंसान की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। फसलों को मार्केट में बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है और ये जो है हमारी ज़रूरत को भी पूरा करते हैं और हमारे एम को भी पूरा करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बहुत सारी वेरिएशन जो है वो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में पाई जाती हैं। कुछ कंट्रीज़ एग्रीकल्चरली एडवांस होती हैं, खेती बाड़ी के मामले में एडवांस होती हैं, जैसे कि यूएसए। यूएसए एक अच्छी इनकम जनरेट करता है इन कंपैरिजन टू इंडिया। यूएसए की बात करें, यूएसए एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। यहाँ 3% टोटल पॉपुलेशन जो है वो खेती बाड़ी में लगी हुई है और मेन रीज़न है इसका ये है कि इसकी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो मशीन के द्वारा की जाती है, इंसान के द्वारा नहीं, जिसके कारण बहुत कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है खेती में। और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है वो 20% मतलब पूरे यूएसए के 20% लैंड पे सिर्फ खेती की जाती है। मेन एग्रीकल्चर एरिया जो है उसमें इंक्लूड है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट एरिया। जो फार्मर है यूएसए के, उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत हैं। यहाँ पर खेती का जो साइज़ है वो 700 एकड़ है। लार्ज खेत होने के कारण, बड़े बड़े खेत होने के कारण इसे एक्सटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर खेती जो है मशीनों के द्वारा ही की जाती है। ऑलमोस्ट यहाँ पर
बिना मशीनों के तो हम खेती के बारे में सोच ही नहीं सकते। खेत में सिर्फ एक ही तरह की फसल जो है वो लगाई जाती है। उसके बाद फसल को काटा जाता है, मार्केट या स्टोर में बेचा जाता है। जब सभी काम खत्म हो जाते हैं तो इसको आगे फिर से रिपीट किया जाता है। और यहाँ पर जितने भी काम किए जाते हैं वो सभी मशीनों की हेल्प से किए जाते हैं। इवन हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन का भी इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। जो किसान है वो डिसाइड करता है कि किस तरह की फसल लगानी है, किस क्लाइमेट में, किस तरह के इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स डालने हैं। और बहुत कम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इंडिया में एग्रीकल्चर की बात करें तो जैसे कि वहाँ पर 3% तक लोग लगे हुए थे खेती में, यहाँ पर 58% लगे हुए हैं। टोटल इनकम 35% है। इसी कारण हमारे यहाँ जो ज़मीन का साइज़ है वो छोटा है। यहाँ पर इंटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग की जाती है। जो किसान है ना पंजाब का, उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है। मोस्टली ज़मीन जो है वो 5 से 25 एकड़ के बीच है। और 6% किसान ही ऐसे होंगे जिनके पास 25 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन होगी। उसके अलावा जो किसान है पंजाब के HYV सीड्स का इस्तेमाल करने लगे हैं या ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, कंबाइन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बेनिफिट हुआ है इरिगेशन में। जो किसान है पंजाब के वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। जो पंजाब के किसान हैं वो मशीनों का अब इस्तेमाल करने लगे हैं, बट लेबर भी इसमें बहुत ज़्यादा काम करती है। USA में सिर्फ 3% पॉपुलेशन खेती में लगी हुई थी, बट यहाँ 58% लोग खेती में लगे हुए हैं। तो एक ये भी कारण है कि हम मशीनों का इस्तेमाल कम करके लोगों का इस्तेमाल करते हैं। 2 फसलें एक टाइम पर लगाने की कोशिश करते हैं। तो पंजाब में जो खेती की जा रही है उसे इंटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं, जबकि USA में जो खेती की जा रही है उसे एक्सटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा कि क्या है, इसके बाद इसके फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हमारी एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में परमानेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग, ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग, इंटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग, एक्सटेंसिव, मिक्स फार्मिंग, उसके अलावा फ्लोरिकल्चर, प्राइवेट टाइप, कोऑपरेटिव, कलेक्टिव, प्लांटेशन, सब्सिस्टेंस, कमर्शियल, ये हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मेजर क्रॉप्स हमारे रहे सीरियल, फाइबर, बीवरेज और वेजिटेबल। सीरियल में हमारे पास राइस, वीट, मेज़ के बारे में हम अभी पढ़ के आए हैं। फाइबर क्रॉप्स में हमने कॉटन, जूट के बारे में पढ़ा। बीवरेज क्रॉप्स के अभी टी, कॉफ़ी के बारे में डिटेल में पढ़ा हमने। उसके अलावा वेजिटेबल और फ्रूट क्रॉप्स, ये भी हमारी फसलें जो हैं वो अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। ये आपको एक टेबल बनाकर दे दी है कि किस फसल के लिए कैसी ज़मीन चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, लेबर चाहिए या नहीं चाहिए, मेजर कंट्रीज़ कौन सी हैं, मेजर स्टेट्स कौन सी हैं इंडिया में, वो आपको इसी एक टेबल में एक्सप्लेन कर दिया गया। जैसे अगर हम सिर्फ राइस की बात कर लें, राइस के लिए 20 to 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, लेवल्ड हमारी लैंड होनी चाहिए, एलुवियल सॉइल चाहिए, लेबर ज़रूरत पड़ती है। मेजर क्रॉप्स चाइना, इंडिया, बांग्लादेश हैं जो कंट्रीज़ हैं। मेजर स्टेट्स की बात करें इंडिया में, वो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु हैं। इसी तरह से बाकी क्रॉप्स के बारे में भी आपको आगे बताया गया है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें, USA के पास ज़मीनें काफ़ी ज़्यादा हैं जिससे खेती ज़्यादा की जा सकती है और फसल को बेचा जाता है, कमर्शलाइजेशन है। पंजाब के पास ज़मीनों का साइज़ छोटा है, इसीलिए यहाँ पर इंटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की जाती है, मशीनों का कम इस्तेमाल किया जाता है। जो किसान है वो फसलों को प्रोड्यूस करता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और मार्केट के लिए। यहाँ की जो खेती है पर एकड़ अब इम्प्रूव होने लगी है जब से HYV सीड्स आए हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी आपके चैप्टर की। अगर आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से आपको कंटिन्यू चैप्टर रेगुलर मिलते चले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी SST की बुक जो है वो कंप्लीट कर दी जाए और उसके बाद हम मैप और MCQs को जो है रेगुलरली कवर करेंगे। तो हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए, हमें आगे इम्प्रूव करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।